हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं और ये सबसे पहली क्लास जो होगी ये हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं। और मैं आप ही लोगों से पूछना चाहूँगा कि पहले हिस्ट्री कंप्लीट कर दें या एक साथ सारे सब्जेक्ट लेकर के चलें। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि किस प्रकार की आप लोग क्लास चाहते हैं। क्या पहले आप लोग हिस्ट्री कंप्लीट कर लेना चाहते हैं या एक ही साथ कई सब्जेक्ट चाहते हैं। तो आप लोग जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आज हम लोग जो है सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, हिस्ट्री की क्लास शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्राचीन इतिहास के स्रोत कौन कौन से होते हैं, यानी कि कहाँ पर से हम प्राचीन इतिहास के बारे में अध्ययन कर पाते हैं, जान पाते हैं कि प्राचीन काल का इतिहास क्या रहा है। तो आइए चलिए बोर्ड पर चलते हैं, देखते हैं। दिख रहा है प्राचीन भारत को जानने के स्रोत। तो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के दो प्रकार के स्रोत हैं। सबसे पहले इसको हम जो है नंबर 1 साहित्यिक स्रोत के रूप में बांटेंगे और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में इसको 3 भागों में बांट लेते हैं। नंबर 1 है लौकिक साहित्य, जिसको हम धार्मिक साहित्य भी कह सकते हैं। ये भी धार्मिक साहित्य है। धार्मिक साहित्य और अलौकिक साहित्य, ये भी धार्मिक साहित्य है। ये भी सारे धार्मिक साहित्य हैं। धार्मिक साहित्य। तो इसके बाद आता है तीसरे नंबर पे, हम इसको साहित्यिक स्रोत को तीसरे भाग में बांटेंगे। यह है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। तो इसमें हम बाद में देखेंगे कि विदेशी यात्रियों के कौन कौन से वृत्तांत हैं, इसको हम एक्सप्लेन बाद में कर देंगे। इसके बाद तो ये 3 भाग तो हो गए साहित्यिक स्रोत के। और दूसरा इसका स्रोत है ये पुरातात्विक स्रोत होता है। पुरातात्विक स्रोत को हम लोग जो है 3 भागों में इस तरीके से बांट लेते हैं। नंबर 1 है अभिलेख, नंबर दूसरा है सिक्के। ये पुरातात्विक स्रोत होते हैं, यानी कि पुरातात्विक स्रोत वो स्रोत होते हैं जो कि हमको खुदाई के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। तो अभिलेख क्या हुआ? अभिलेख का मतलब कि जिनको राजाओं महाराजाओं ने अपने किसी चीज़ में जो है लिखवा दिया था कोई चीज़। तो जैसे कि जो है ताम्रपत्र में जो है लिखी हुई चीज़ें मिली हैं, पत्थर में लिखी हुई चीज़ें मिली हैं, या किसी मट्टी के बर्तन में कोई चीज़ लिखी हुई मिली है, तो इसे पुरातात्विक अभिलेख कहा जाता है। पुरातात्विक स्रोत में दूसरा नंबर आता है सिक्कों का। जो बहुत सारे राजा महाराजा थे, उन्होंने अपने सिक्कों में अपने कुछ ना कुछ उत्कीर्ण करवाया था, उसमें लिखवा दिया था सिक्कों में, या कोई आकृति बनवा दिया था। तो उससे हमको पता चलता है कि किस राजा के समय में किन चीज़ों का जो है वर्णन किया गया है, उससे हमें उस समय की स्थिति का पता चलता है। तीसरा स्रोत है पुरातात्विक स्मारक। पुरातात्विक स्मारक का मतलब होता है कि कोई चीज़ हमें याद दिलाती है, किसी चीज़ को देख करके हमें याद दिलाती है। यानी स्मारक के रूप में सिर्फ कोई बिल्डिंग मतलब नहीं होता है, बल्कि कोई भी चीज़ वस्तु प्राप्त हुई है, कोई भी वस्तु अगर हमें उस समय की प्राप्त होती है जिसमें लिखा हुआ वो साक्ष्य नहीं है, तो हम उसे स्मारक के रूप में कहेंगे। हालांकि स्मारक के रूप में ये अभिलेख भी आते हैं और सिक्के भी आते हैं, लेकिन अभिलेख क्या है कि हमें लिखित रूप में अलग से स्पेशल जानकारी देते हैं, इसलिए इनका अध्ययन हम अलग कर लेते हैं। सिक्के भी एक प्रकार के स्मारक हैं जो किसी चीज़ की हमें याद दिलाते हैं, लेकिन सिक्के भी जो है लिखित रूप में प्राप्त होते हैं, तो इनके विषय में भी बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। इसलिए हम सिक्कों को भी अलग से यहाँ पर अध्ययन करने के लिए अलग डिवाइड कर देते हैं। तीसरे नंबर पर आता है पुरातत्वीय स्रोत, पुरातत्वीय स्मारक का स्रोत। तो ये यहाँ पर से जो है हमको स्मारक है, ये लिखित रूप में नहीं होते हैं आमतौर पे, ये कोई ना कोई वस्तु के रूप में होता है। जैसे कि जो है कोई मूर्ति प्राप्त हो गई, कोई कपड़ा प्राप्त हो गया, या और बहुत सारी इस तरीके की वस्तु होती हैं जो खान पीन रहन सहन आम दैनिक जीवन में जो है हम उसका उपयोग करते थे। तो वो कोई इस तरीके की कोई चीज़ अगर प्राप्त होती है तो यहाँ पर हम इसे पुरातत्वीय स्मारक कहा जाता है।
अब हम यहाँ पर जो है हम लोग इसको एक एक करके डिटेल कर लेते हैं कि सबसे पहले जैसे है कि वेद, तो वेद के विषय में जानेंगे, फिर पुराण के विषय में पढ़ेंगे, फिर वेदांग हैं, फिर स्मृतियाँ हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं, फिर नया जो है हम आप लोगों को यहाँ पर लिख करके बताते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ऋग्वेद के विषय में। तो ऋग्वेद के विषय में यहाँ पर है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसके बाद है इसमें 10 मंडल होते हैं, इसमें 128 सूक्त हैं। बालखिल्य पाठ के 11 सूक्त सहित इसमें 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ होती हैं जिसे कविता हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें एक लाइन होती है, एक लाइन, इसको जो है एक लाइन के जो दो लाइनों का जो बंद होता है इसको एक ऋचा कहते हैं। तो इसमें 10,462 ऋचाएँ हैं। इसमें पढ़ने वाले ऋषि को होत्र या होता कहते हैं, यानी कि जो पुरोहित होता है, जो पंडित होता है, इस ऋग्वेद को जो पढ़ता है पुरोहित, उसको क्या बोलते हैं? पढ़ने वाले को होत्र या होता कहा जाता है। इस वेद के माध्यम से आर्यों के राजनीतिक, यानी कि उस टाइम जब हम ऋग्वेद पढ़ते हैं तो उस टाइम प्राचीन काल में आर्यों का राजनीतिक प्रणाली क्या रही है उसका हमें ऋग्वेद के माध्यम से पता चलता है। इसके बाद है विश्वामित्र के द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र, इसमें मतलब ऋग्वेद के विश्वामित्र के द्वारा रचित गायत्री मंत्र इसमें समर्पित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्णों की रचना हुई थी। हम लोग जानते हैं कि प्राचीन काल में, यानी कि जो ऋग्वैदिक काल था, उसमें जो हमारा समाज था ये 4 भागों में बटा हुआ था। ये कौन कौन सा था इसको आगे देखते हैं, कि जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें कि ये 4 प्रकार के वर्ण थे। ये 4 प्रकार के वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 प्रकार के वर्णों की जो है उस समय सामाजिक व्यवस्था थी। तो ये 4 वर्गों में बटा हुआ था। और इसमें कहा जाता है कि आदि पुरुष यानी कि ब्रह्मा के क्रमशः मुख से, यानी कि ब्राह्मणों का जो जन्म हुआ था वो मुख से, क्षत्रियों का भुजाओं से, और वैश्य का जंघाओं से, और शूद्रों का चरणों से, यानी कि जो ब्रह्मा के जो चरण थे, पैर थे, उनसे शूद्रों का जन्म हुआ था, से उत्पन्न हुए थे। फिर है वामन अवतार के 3 चरणों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत भी ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई, जबकि अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। इस प्रकार से देखा जाए ऋचाओं के आधार पर तो इंद्र का महत्व ऋग्वैदिक काल में ज़्यादा था, जबकि अग्नि देवता का महत्व थोड़ा सा इंद्र की तुलना में कम था। इसके बाद ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का नाम आता है, यानी कि ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का सबसे ज़्यादा महत्व रहा है। इसके बाद आते हैं यजुर्वेद में। यजुर्वेद में गायन के माध्यम से देवताओं को आहुति दी जाती थी, यानी कि एक प्रकार से जो यजुर्वेद रहा है इसमें मंत्रों को गाया जाता था और गा करके आहुति दी जाती थी। इसमें बलि के लिए नियमों को बनाया गया था, यानी कि जो है पूजा पाठ के लिए बहुत सारे नियम बने हुए थे। इसी में से एक बलि का भी नियम था। बलि देने का जो है एक परंपरा रही है कि देवताओं को के सामने पशुओं की बलि दी जाती थी। तो उसमें जो है बलि देने के भी अपने कुछ नियम थे। उन नियमों का उल्लेख इसी यजुर्वेद के अंतर्गत किया जाता था। यानी कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता था तो उसके लिए जो जितने भी नियम थे वो सारी चीज़ें यजुर्वेद में थे। तो यानी कि यजुर्वेद एक प्रकार का ऐसा वेद रहा है जिसमें कि जब पूजा पाठ, बलि
और धार्मिक रीति रिवाज, उससे धार्मिक सामाजिक जितने भी नियम कानून थे, नियम कानूनों का एक ये जो है ग्रंथ रहा है, एक संकलन रहा है। इस वेद का पाठ करने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता था, ठीक है ना। यानी कि जो है जो पुरोहित इसका पाठ करता था उसको अध्वर्यु कहा जाता था। यह एक ऐसा वेद रहा है जो कि गद्य और पद्य दोनों में इसका संकलन मिलता है। अगर क्वेश्चन जो है इस प्रकार से आ जाए कि यजुर्वेद गद्य में था, गद्य संकलन रहा है या पद संकलन रहा है, तो इसके अलावा अगर तीसरा ऑप्शन देता है कि गद्य और पद दोनों रहा है तो आप लोग गद्य और पद दोनों वाले ऑप्शन पे टिक लगाइएगा। इसके बाद आता है सामवेद। सामवेद में जो है मंत्रों को गा करके उच्चारित किया जाता था। एक प्रकार से जो गायन करने का जो वेद रहा है वो सामवेद रहा है और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसके बाद आता है अथर्ववेद। इसकी रचना ऋषि अथर्वा के द्वारा की गई थी। इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विषयों से संबद्ध मंत्र तथा सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों इत्यादि का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद में लिखा हुआ है कि इसमें सभा व समिति को राजा की 2 पुत्रियां कहा गया है। इस प्रकार से सभा और समिति नाम की 2 संस्थाएं होती थीं जिनका काफ़ी महत्व है, इस बात से पता चलता है। तो दोस्तों ये यहाँ पर ये अभी चारों वेदों के विषय में हो गया है। इसके बाद अभी हम और आगे अगली वीडियो में अगला लेकर के आएंगे, जिसमें आगे के अभी और हम देखेंगे कि किन किन चीज़ों का जो है जिक्र आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्राचीन भारत के स्रोत के रूप में अभी और कौन कौन से साहित्य हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग जो है हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और वीडियो जो है कंटिन्यू देखते रहिएगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों। और किस प्रकार से जो है अभी और आप लोगों को जो है पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट अगेन सून।